कांग्रेस का राजनीति है। हरीश रावत यहाँ में बोला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अरे बाबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पास करने के बाद वो लोगों का रिलायंस में नौकरी मिलेगा, उनको क्या आदमी में नौकरी मिलेगा, उनको क्या खाता में नौकरी मिलेगा? अरे हरीश रावत जी, आप बोले हैं महाभारत में भीष्म जो है मैं वो भी हूँ। अरे महाभारत का भीष्म कौरव में था, लेकिन उनका मान पांडव का साथ है, पांडव का साथ था। आज आपने भोट के लालच से इतना तक गिर गया, तो आप हिंदू है, क्यों नहीं बोलते हमें हिंदू यूनिवर्सिटी करेगा यहाँ है, तो तू अपने बोल का सत्य भी नहीं हूँ। हमारा मन में यही है कि ऐसा यूनिवर्सिटी बने, तो यूनिवर्सिटी से मेरा उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का बच्चा बच्ची जाके एम्स से नौकरी मिले, उनको पूरा देश में नौकरी मिले, ऐसा यूनिवर्सिटी यहाँ को चाहिए। भाई कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आप इसको मानो कि आप शर्मिंद होगा, सरकार बनेगा, सरकार तो उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं बनेगा, कोई सरगांव में बनेगा, कोई मूल में बनेगा, अलग बात है, लेकिन कम से कम उसको मनाया है, जाके मनाओ कि भाई आपको सरकार आने से अध्यक्ष पद दे दूंगा, उपाध्यक्ष पद दे दूंगा, लेकिन आप जाके बोलते हैं कि भाई नहीं, सरकार आने से आपको मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दूंगा। भाई ये कौन सा सेक्युलरिज्म है, ये कौन सा धर्मनिरपेक्षता है? तो मेरा असम में सरकार आया, मैंने कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा, मैंने कानून बनाया। अब कांग्रेस वाले लोग असेंबली में बोला अब तो कानून बना, हम इस विरोध करता है, मैं जरा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर करूंगा, 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर। आप देखिए मुसलमानों का आपत्ति नहीं करता है, कौन आपत्ति करता है? कांग्रेस के लोग आपत्ति करता है। इससे कांग्रेस तुष्टिकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। भाई आपका 9 दिन में ऑफिस बंद होगा, ये क्या आप क्या बनना चाहते हैं? एक सीना टुकड़ा करके लेके दिया है, आपका जीना का फूट गया है क्या? देश को बड़ा टुकड़ा करना चाहते क्या? राहुल गांधी 2 दिन से पीछे पड़ा है कि इंडिया देश नहीं है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अरे भाई क्या बात का यूनियन है, ये क्या स्टूडेंट्स यूनियन है, ये क्या कल्चरल यूनियन है? देश से जीवित आत्मा होता है, देश से ऐसा बात नहीं है, देश यूनियन नहीं होता है। आज राहुल गांधी का ऐसा हाल होगा कि वो बोल रहा है हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट है, उत्तराखंड आसाम मिल के भारत बनाया है। नहीं, भारत हमारा आत्मा है, 5000 साल का पहले से ही हम भारतीय है और भारतीय माने बांटे तब तक हम भारतीय है। देश में क्या क्या बात आने लगा है, देश में बात आने लगा है कि नमस्ते, अभी आवाज आ गई भाई वीडियो उनको। नमस्ते सभी दर्शकों को, स्वागत है कुमार सिंह जी का। आपने अभी एक वीडियो सुना, इस वीडियो को हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी दर्शकों से अनुरोध कि कृपया हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ डिस्क्रिप्शन जाकर फॉलो करें, सपोर्ट करें और लाइक का बटन अवश्य दबा दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। राजेश जी, आपकी टिप्पणी इस छोटे से क्लिप पे। एक नेता से यही अपेक्षा रखनी है कि जो कुछ बोले वो सब बोले, करेक्शन के साथ बोले और उसको रणनीति पता है, पता हो उसको किस तरीके से उसको लड़ाई लड़नी है। तो पूरा जो भाषण है हर दृष्टि से अगर आप देखें तो एक जो इसमें रणनीतिक सोच भी है, इसमें ये प्रेरणादायी भी है, वो कुछ साथ लाएगा और सत्य भाषण भी है। और उस भाषण की सबसे सुंदरता यह है कि यथार्थ है, ये नेता उस यथार्थ से भाग नहीं रहा है, उस यथार्थ को जान के उस यथार्थ से पढ़ने के लिए क्या रास्ते अख्तियार करने चाहिए, कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, इस बारे में वो खुले दिल से बोले और चर्चा करने के लिए तैयार है। ये मेरा पहली प्रतिक्रिया जब मैंने शुरू में सुना। और ये ऐसा नेता नहीं है जो कुछ भी उल बोल के और लोग प्रभावित करने के मामला है, उसका कंडीशन है, वो जानता है धरातल क्या कर रहा है, तो उसको समझ के भूल के ये जो कुछ बोल रहा है जैसे नहीं अनायास कुछ बोल दिया रहा है। तो इस तरह की योद्धा नेतृत्व की आवश्यकता है, तो बहुत सजग और सन्नद्ध है, वो जानता है कहाँ किस परिस्थिति में दुश्मन शत्रु की जो वार हो रहे हैं उसका किस तरीके से उसका प्रत्युत्तर देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाषण मेरे विचार से है और उसमें कई चीजें समाहित हो जाती हैं जो भारत का पूरा एक भारत की एकता का वो सब कुछ एक नॉर्थ ईस्ट देश से आए हुए नेता का जो भाषण है ये हृदय गदगद करने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के और बाकी जो हिंदू नेता हैं इस तरह की स्पष्ट बातें उनके अंदर है और रणनीतिक सोच है, उस दोनों का एक बड़ी लीथल कॉम्बिनेशन जब होगा तब जाके जो आने वाला युद्ध है उस युद्ध में तो अवश्य है, युद्ध होना है, उसमें कुछ देखने के मन नहीं रहना चाहिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध हो या सड़क पे होने वाला युद्ध होता है, तो उसमें इस तरीके के योद्धा नेतृत्व की आवश्यकता है। और मैं भगवान से मांगूंगा कि हमारे जो हिंदू नेतृत्व है, जो हमारे बीजेपी का नेतृत्व है, संघ का नेतृत्व है और भी उस संगठन है जो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, उन सब के अंदर इस प्रकार की नेतृत्व क्षमता पैदा हो। जी, ये वो व्यक्ति है
जो जब कांग्रेस में भी हुआ करता था, तो उस समय भी की पूरी राजनीति जो थी, वो बांग्लादेशी मुस्लिमों के विरुद्ध थी, क्योंकि ये इनका जो मूल है वो असम का परिषद है, और असम का परिषद जो है वो इस मुद्दे पे भी थी कि किस प्रकार से जो घुसपैठी हैं, यानी जो अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, उनको यहाँ से बाहर किया जाए। ये असम गण परिषद का मूल आधार था, और उस आधार को लेकर कांग्रेस में भी लगातार इनका, और जब इनका मतभेद तभी हुआ जब राहुल गांधी ने वहाँ पर हस्तक्षेप आरंभ किया, और हस्तक्षेप आरंभ करके और AUDF के साथ में पद्धति के साथ में गठबंधन करने का एक प्रयास का एक हुक्मनामा जारी किया। तो उसके कारण इनका मतभेद हो गए, इनका मोह हुआ, उन्हें छुड़ा, और ये एक अभूतपूर्व घटना है, मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद से, 1947 के बाद से, जब किसी इस तरह के हिंदू नेतृत्व ने खुलेआम ये कहा हो कि हमें मियाँ भाई का वोट नहीं चाहिए। और इस स्पष्टता के कारण असम में जब 34-35% मुस्लिम जनसंख्या है, वहां पे भी बड़ी सरलता से एक स्पष्ट बहुमत लेके अपने दम पर अकेले सरकार बनाई, और सरकार बने के अगले दिन मुस्लिम मोर्चा को भंग कर दिया, ये कहते हुए कि इनके सदस्यों का भी मत जो है वो हमारे पक्ष में नहीं पड़ा। हाँ, टिप्पणी। मुझे तो ये ऐसा यथार्थवादी नेता चाहिए, जानता है दुनिया की हकीकत जानता है, और ये परिस्थिति असम में है, इतनी विषम परिस्थिति में भी इस व्यक्ति को पता था कि क्या करना है, और वो किया उस व्यक्ति ने। अगर नहीं हिंदुओं को ये करते, उसके जो सारे प्रयास नहीं करते, तो कैसे जीतते वहां पे? अगर वहां हिंदू वोट विभाजित हो जाए असम के अंदर, चाहे वो बंगाली हिंदू हो या असमी हिंदू हो, और बोडो क्षेत्र में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हों, सारे हिंदू वहां बढ़ जाते, उनकी जितनी क्या संभावना, कोई संभावना नहीं थी। उसके बाद जो असम की जो परिणति होती है, असम की जो हालत होती है, वो इतनी खराब हो जाती। तो इस व्यक्ति ने उस यथार्थ को जान उस दृष्टि से अपनी रणनीति बनाई। अगर वहां जाके वो सबका विश्वास जीतने के चक्कर में ये बड़ा पड़े होते, तो ऐसा बंटारा होता सब अंदर, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। लेकिन ऐसे ही यथार्थवादी नेतृत्व की आवश्यकता है, और यथार्थवादी स्पष्ट विचारधारा के चले वाले, जो दुविधा बिल्कुल नहीं, उसको पता है क्या जमीन पे हो रहा है, सब कुछ पता है, जमीन से इसके कान ले हुए हैं, जान रहा है क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं और कैसे षड्यंत्र चले जा रहे हैं, उसके बाद अपने निर्णय ले रहा है, और ऐसे निर्णय ले रहा है इतने बोल्ड है जिसका पेटा कोई नहीं सकता। तो समझ लीजिए कि 1946-47 के अंदर उस समय जो असम के जो नेता गोपीनाथ बारडोले, उनका जो निर्णय उस समय हुआ, जिसकी वजह से असम का हिस्सा बचा रहेगा। उसके बाद एक पहली बार ऐसा नेतृत्व आया है जो खुल बोल रहा है कि हम ऐसे बचाना है। और तो और देखिए, तब बिठाना हिंदुओं के बीच, बंगाली और असमीज हिंदू वहां हैं, उनके बड़ा अजीब अजीब तरह के संघर्ष होते हैं। सबसे बड़ा संघर्ष तो संघर्ष होने लगता है, तो वैष्णव होने लगता है। मैंने कई समस्याएं करी थी जो हिंदुओं के बीच अपनी स्वयं की जो फॉल्ट लाइन्स है वो करी है, लेकिन इस व्यक्ति ने जाना और समझाया, असम के अंतर समझाया उसने, देखो भाई एक नहीं होगे तो समस्या समाधान नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और खुल के समझाए, और उस वजह से लोग समझे और सब लोग साथ आए और खड़े हुए। यही तो हाथ आंदोलन से इसी बात पे होता था कि बंगालियों को बाहर निकाल दीजिए, बंगाली हिंदू है उससे फर्क नहीं पड़ा है, बंगाली मुसलमान उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको नाल बाहर कर दिए। और ये लागू किया गया, उसमें जो असम के अंदर खेल खेले तो सब देखा उसको, जिस तरीके से वहां आग लगाने का प्रयास किया गया, उसको भी कंट्रोल करते हुए, उस समय शायद अगर हिमंता बिश्व शर्मा अगर उस समय रहे होते शायद और भी कड़ाई से उसको संभालते, लेकिन उन सारे खेलों को ध्वस्त करते हुए और 12 चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। और तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना बड़ा रोल मंगने के लिए प्ले किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी क्षमताएं होती हुई उनका एक साथ जो कि चला है व्यक्ति, हमारे लिए तो हमारे ख्याल बीजेपी के लिए इतना बड़ा ऐसा साथ हुआ है कि कहा ही जाता। और मैं तो हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन हिमंता बिश्व शर्मा जो है देश के गृह मंत्री होंगे, और इसके बाद देश की अन्य समस्याओं का समाधान जो है वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो है, लेकिन गृह मंत्री को यदि प्रधानमंत्री काम करने दे तो नहीं, अब जो द्विधाग्रस्त राजनीति चलने वाली है संजय जी, कोई भी नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या प्रदेशों में बैठे हुए मुख्यमंत्री, थोड़ी द्विधा किसी के मन में होगी, लड़ाई नहीं लड़ जा सकती, लड़ाई जीने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा, क्योंकि 2024 के अंदर सब कुछ एकदम फोर्थ आ जाने वाला है। उसमें कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको ढके छुपे तरीके से सबका विश्वास, सबका प्रयास और इस तरह के नारे देके अपना काम निकाल नहीं, उसमें वही दृष्टिकोण ले चला होगा, हमें नहीं चाहिए आपका वोट, हम सारे हिंदुओं को करेंगे। या जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार के एक परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जिसमें यादव मुस्लिम तो एक गठबंधन बना हुआ है, उसको भी तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, यादव को भी ऐसा आने की आवश्यकता पड़ेगी, सारे हिंदुओं को तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए जो प्रयास करने हैं आजकल नेतृत्व प्रयासों को तीजा काम होगा, क्यों वो प्रयास करना कोई कठिन नहीं है। अगर असम में बंगाली हिंदू और असमी हिंदू एक हो सकते हैं, तो यादव क्यों नहीं आ सकते हमारे फोल्ड के अंदर, जाट क्यों नहीं आ सकते हिंदू फोल्ड के अंदर? वो भगवान राम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, तो आप बार बार तो ऐसी परिस्थिति बना देते हैं जिसके अंदर आप उनको ले ही नहीं चाहते। हिंदुओं को जोड़ने के जो अंतिम प्रयास करने वो भी नहीं करते। खुल के कह दीजिए हम हिंदुओं हैं, यादव तुम हमारे साथ हो, तुम जाट तो हमारे साथ हो, तुम कुर्मी तो हमारे साथ हो, तुम हिंदू हो। बिहार के अंदर जो पटना के अंदर इनकी प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, उस रैली के बाद 2014 चुनाव में बात करता हूँ, उस रैली के बाद जो वातावरण बिहार में हुआ था, उस वातावरण में बीजेपी जो सीट को जीत पाई उसका आधार क्या था? उस समय सब मिलकर वोट दिया। 2019 के चुनाव यादव ने वोट नहीं दिया था बीजेपी, यादव भी वोट दिया तो उनको समय देश की परिस्थिति स्पष्ट नजर आ रही थी। आज प्रदेश के अंदर यादव जो है मतलब उस तक नहीं दे रहे हैं,
अगर उसी चीज को आगे बढ़ाया गया होता, यही देखिए जो बड़ा खतरा है सामने खड़ा हुआ, इससे निपटना है, तो असम में क्या ही होता है। और आज जो भाषण उन्होंने उत्तराखंड दिया है वो भी उसी को रिलेटेड करा है, जहां आपके शब्द को तय करके बैठे हुए हैं कि आप मुसलमान लोग तो हमारी जेब में है और हिंदुओं को बांटने का काम बस रखा गया है। जब इस स्पष्ट रणनीति सामने वाले की है तो आपकी भी स्पष्ट रणनीति हो जानी चाहिए कि हमें नहीं चाहिए मियां भाई का वोट, हम मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, हम इन 70-80% हिंदुओं को एक करने का बीड़ा उड़ाते हैं, उसके लिए जो करना होगा करेंगे, जो भी निर्णय लेने होंगे लेंगे, अगर संविधान में परिवर्तन करना होगा वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन इन सबको साथ लेके चलेंगे। ये योद्धा भाव होगा तब आप ये आने वाला युद्ध जो है उसे जीत पाएंगे। दुविधाग्रस्त नेता 2024 में काम नहीं आने वाले, ये तय और निश्चित है। उसमें या तो हमारे प्रधानमंत्री दुविधा छोड़े, और कभी कोई लगता है वो दुविधा छोड़ने की स्थिति में आना चाहते हैं, दुविधा छोड़ें और आगे बढ़ें और खुल बात करें। अब तो कोई विश्व की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि विश्व में उनका क्या इमेज होगा। ट्रूडो साहब ने तय कर दिया है कि कुछ इमेज में कभी फर्क नहीं पड़ा है, जब डिसाइसिव निर्णय ना लेता है आदमी आगे बढ़ता है, इमेज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबने अपनी सारी दुनिया में जब बाइडेन हो चाहे ट्रूडो हो, सबने अपनी इमेज बिगाड़ रखी है। और दूसरी तरफ मैक्रॉन की इमेज सब लोग जानती हैं कि क्या इमेज है, वो तो वैसे इमेज में चक्कर हुआ है। तो आप कौन सी इमेज चक्कर में पड़े हुए हैं? छोटी इमेज में चक्कर, देश बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है, वो हम मूल परिवर्तन कर रहे हैं जिसकी वजह से सभ्यता संस्कृति बचे। अब उसके लिए आपके पास अच्छे विचार देने वाला जो उपलब्ध, आप फैसला भी रखें, सारे विचार भी ऐसे निकल के आए हैं, तो आप एक लाइन बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, और सारी पर पूरी किताब के सामने रख देते हैं। आप 1946-47 में है जो हुआ, जो डायरेक्ट एक्शन के ऊपर आप कहते हैं कि उसको एक भारत विभाजन दिवस, जो दिवस का नाम देते हैं आप, कि उस त्रासदी को हम भूले नहीं, उसके ऊपर आप बैठ के संजय दीक्षित पूरी किताब लिख के आपको देते हैं, सारा डेटा लीजिए, या आप वैचारिक आधार हमारे सामने लेकर रख रहे हैं, तो सारे वैचारिक आधार प्रधानमंत्री के सामने है, संघ लीडरशिप सामने है, सब कुछ इन आधारों को लेके आगे बढ़िए, जोश के साथ आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए। क्या आवश्यकता है समझ और भी सब सही कह रहे हैं। और इसका कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। इसका उदाहरण जो है दुविधा का सबसे बड़ा उदाहरण जो धाई वो पश्चिम बंगाल में धाई पश्चिम बंगाल में दुविधाग्रस्त होके और सबका विश्वास खाने के चक्कर में और इमेज के चक्कर में इन्होंने वहाँ पर टिकट, जिस दिन इन्होंने 19 मुस्लिम को टिकट दिए हैं उस दिन का मोह भंग हो गया। और मोह भंग होने के साथ साथ आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा इनका जो सारा का सारा कैंपेन लैप हुआ। और उसके बाद फिर इन्होंने कायफा ढाई बाद में उसके से निश्चित होगा कि ममता के जीत रहे अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की एंट्री नहीं हो सकती। ये मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, कई बार कर चुका हूँ कि आप एक से एक सीट नहीं जीते पश्चिम बंगाल अगले चुनाव में 2024 में, तो जो लॉस होगा किस तरह से होगा वो आप कहीं और से निकालने का प्रयास करें, और जहाँ से भी आप निकालेंगे वो दूसरी सीटें जो निकाली है आपको, वो भी इसी स्पष्टवादिता और स्पष्ट मंतव्य और स्पष्ट रणनीति के सहारे ही निकाली जा सकती है, जो हेमंत बिश्व शर्मा इस भाषण में दिखा रहे हैं और जो योगी जी में हमें लगातार देखने को मिलती है। योगी जी के ऊपर तरह के दबाव डाले जाते हैं, लेकिन वो अपनी लाइन नहीं छोड़ते। आज भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा जैसे ही अवसर आएगा। अब वो अवसर तो क्या है कि यहाँ तो ये कानून लागू होकर और उसके बाद कानून पास होने के बाद भी, नोटिफाई होने के बाद भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये जो एक कदम आगे दो कदम पीछे वाली परिस्थितियां हैं, जैसे कश्मीर में हम देख रहे हैं कि आप 370 आदि पूरा देश एक हो गया, आपके पीछे खड़ा हो गया, और उसके बाद आप क्या सूझा कि आप उन्हीं तत्वों से हाथ में चलिए जो तत्व थे वो 370 का लाभ उठा के भारत के जो नागरिक है उनको वह भारत का नागरिक नहीं रह दे रहे। तो आपकी बात ये सही है कि अब इन दुविधाओं को कुछ कैसी दुविधाएं, थोड़ा सा ये बताएं कौन सी दुविधा में अभी शीर्ष नेतृत्व है और उसको उसे कैसे बात निकलना चाहिए। और बंगाल के बारे में तो मैं आपको कहा, उसके बारे में मैं कहा जैसा होगा, बंगाल जो है चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उसको अगर बीजेपी या इस देश का नेतृत्व बंगाल के चुनाव मुद्दे तौर लेकर चल रहा है तो बहुत बड़ी गलती है। बंगाल चुनाव का मुद्दा नहीं है, बंगाल तो राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है। वहाँ पे बंगाल में राष्ट्रवाद का जो जन्मभूमि है, मैं आज ही मैं एक गीत सुन रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर, और फिर मैं पूछा जिस व्यक्ति से मैं गीत सुन रहा था, मैंने पूछा कि भाई टैगोर ने अपने हर गीत में जब देखो तब भारत का ही नाम लिया है। एक जज बंग भंग समय कुछ जिन्होंने कविता लिखी थी उसके अंदर कहीं बंगाल नाम गया, लेकिन उसके बाद भी भारत 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 अरविंदो भारत 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 माता वंदे मातरम, ये सब कुछ वहां से निकला है। आज वहां उस जमीन पे जो हो रहा है और हिंदुओं के साथ विशेष रूप से हो रहा है, वो इतना बड़ा अपराध है उनके प्रति, ये पूरे बंगाल का अपमान है, बंगाल के राष्ट्रपतियों का अपमान है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बंगाल को रिक्लेम करना है। इसको रिक्लेम करने के लिए जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में शुरू हो बहुत ही गलत था, और उसके परिणाम भुगत रहे हैं। आपके ऐसे बेटा है कि बदलाव नहीं आ सकता। मेरा आपका ये दृष्टिकोण है कि अभी अरे योद्धा भाव बंगाल में लड़ाई करना शुरू करें, ये जो दीदी करते हुए घूमते ये बंद के तमाशा, अमिताभ बच्चन आते हैं बड़े प्रेम से मिलते बंद कर उसको मिलना, तो देश दो काम राष्ट्र बंगाल के अंदर उसको एड्रेस करना पड़ेगा। वह बंगला का नारा एक्सेप्टेड नहीं हो सकता है हमारे देश के अंदर। बंगाल और बंगाल के लोग जो है जब हाथी बोलेंगे, हमेशा बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके और स्वामी विवेकानंद से लेके
अरविंदो से लेके खुदीराम बोस से लेके सारे भारत के क्रांतिकारी थे, भारत के साथ थे, भारत के पूरे भारत का प्रेजेंटेशन करने वाले थे। उन्होंने भारत को दिशा दी, बंगाल के कलाकारों ने भारत को दिशा दी। ये भावना इन लोगों के अंदर आना चाहिए और बंगाल को रिक्लेम करना। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है या तमिलनाडु में हो रही है, कहीं भी हो रही, तो आपको रिक्लेम करना और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ रिक्लेम करा है। उसके अंदर ढुलमुलबाजी आप करते रहे, जो आपकी आदत पड़ी हुई है कि हर ढुलमुल हो जाते हैं, आपका एक जो फेटिश है फेडरलिज्म का, उसमें आप भी बात के बैठ जाते हैं, वो नहीं चले। वहां भी योद्धाओं से काम करना पड़ेगा और बंगाल को रिक्लेम कर सकते हैं। आपने जो वादे किए वहां के लोगों से, जो अलग अलग ग्रुप से वादों को पूरा कर सकते हैं, वो आपके क्षेत्र के अंदर रहने वाले वादे। आपने वादा किया कि बिस्तर के अंदर की टुनिया बनाएंगे, राइट बढ़िया। आपने और दुनिया भर के वादे किए थे, कला के सारे आईपी और सीआई के सारे लोगों पर एक युद्ध लड़ने की स्थिति आनी आई यहाँ, तो वहां तो युद्ध ही लड़ना है ना। आपका कार्यकर्ता मारा जाता है वहां युद्ध लड़के, आप उसके पीछे नहीं खड़े होते, क्योंकि आप फेडरलिज्म की एक बीमारी आपके दिमाग में घुसी हुई है, एक फितूर घुसा हुआ है। तो ये फितूरबाजी जो हो रही है, इस फितूरबाजी को रोकना पड़ेगा और बंगाल को रिक्लेम करना है। बंगाल भारत का है और भारत के कारण बंगाल है, दोनों जो है एक दूसरे के पूरे हैं। कहीं भारत हम मान सकते हैं स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो और सारे जो चार हैं, सारे जो अलग क्षेत्र में उन्होंने मान कार्य किए हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। यहाँ की हमारे देश को बड़े सेनापति दिए, सुभाष चंद्र बोस दिया उस क्षेत्र ने, उसको रिक्लेम करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप उसको बिहारियों और ममता बनर्जी जैसे विभाजनकारी नेताओं के ऊपर नहीं छोड़ सकते, केवल इसलिए कि आपको लगता है कि ये करने से आप फेडरलिज्म की आप इमेज है कि बहुत फेडरलिस्ट हैं, वो आप साबित कर लेंगे, सही साबित कर लेंगे, क्योंकि आप एक प्रदेश के नेता, कभी तो आप प्रदेश के नेता को ले आके आप पूरे देश के ऊपर टूट रहे हैं। बंगाल को रिक्लेम करना है संजय जी, और उसके लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं इनको करने पड़ेंगे। कहीं भी किसी भी प्रदेश का स्थिति को रिक्लेम करना पड़ेगा। ये गांधी नेहरू का कांग्रेस का जमा नहीं है, आप जाने देंगे क्या गया। आज इसमें आधा पड़ी हुआ है ना, अब जो स्थिति हुई है, घेरा गया है स्कूल में, विद्यालय के अंदर जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उन्होंने अपने नियम का पालन किया, वहां पूरा घेर लिया मुझे। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, तो चुप पार्टी की तरी में फेडरलिज्म बढ़ाते हुए कैसे संभव है और देश को बर्दाश्त करेगा? वहीं पे डिसाइसिवनेस, निर्णायक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कठोर से कठोर निर्णय लेंगे देश के एकता और उसकी सफलता पर कोई रीजनल सैटेलाइट पर उंगली उठाता है तो उसको उंगली तोड़ेंगे। ये रिजॉल्व और ये कमिटमेंट होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री। जी हाँ, एक उक्ति है और वो उक्ति इस प्रकार की है कि यदि कोई अपनी छवि की अधिक चिंता करता है तो उसको ना छवि मिलती है, और क्या यदि कोई राजा छवि की चिंता करता है उसको ना तो छवि मिलती है ना राज्य के पास रह जाता। और इसका उदाहरण जो है वो जैसे अभी बात कर रहे थे, भीष्म की बात कर रहे हैं। अब भीष्म ने अपनी जो प्रतिबद्धता थी वो अपनी प्रतिबद्धता सिंहासन के साथ रखे है और उस छवि के इस तरह से दास हो गए कि अंत में उन्हें शैया सोना पड़ा। स्वनिर्मित शक्ति देखिए, बाबा सुंदर अपने उदाहरण देता कि यहाँ सबने अपनी अपनी एक स्वनिर्मित छवि तैयार कर बैठे लोग। मेरा जो है टॉपिक आ गया एक्चुअली संजय जी, तो युधिष्ठिर भी अपनी एक स्वनिर्मित छवि लेके बैठ गया, भीष्म भी स्वनिर्मित छवि लेके बैठ गया। साहब हमने तो एक बोल दिया उसमें, तो मैं छोड़ करने वाला नहीं, सबने गाली दी। उसी महाभारत के अंदर भीष्म के इन चीजों को लेके भीष्म को ऐसा ही किरण पर बढ़ा दिया, बार बार भीष्म को उठाना दिया कि तुमने क्या गड़बड़ किया, बार बार युधिष्ठिर को उठाना दिया, द्रौपदी ने उठाना दिया, भीम ने उठाना दिया, तुम क्या क्या है, सबने उठाना दिया। उठाना दिया कि नहीं, तो छवि के क्या करे, उल्लाहन मिल रहा है आपको। इसको छवि की चिंता नहीं थी। भगवान कृष्ण उनको सारे उल्लाहने मिले, छवि को अपना आग रखे। उन्होंने कहा कि जो गाली मुझे देना है दे लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे ये युद्ध जीतना है, मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि मुझे भारत की स्थापना करनी है, तो ये युद्ध जीतना होगा, ये जो दम्भी लोग हैं उनका विनाश करना होगा। ये भी तो भगवान कृष्ण की छवि अगर लोग चर्चा करने के लिए बैठे तो कहेंगे भगवान कृष्ण ने भारत से धोखाबाजी लड़ाई थी, जसंत को धोखेबाजी से मराया, भीष्म को धोखाबाजी से मरवाया, ध्रुव को एक तरीके से ध्रुव को धोखेबाजी से मरवाया, कर्ण को धोखेबाजी से मरवाया। कोई ऐसा कौरव सेनापति नहीं है जिसको उन्होंने धोखेबाजी से नहीं मरवाया होगा। तो गाली तो बहुत सुनी कृष्ण ने, सबने उनको ला दिए होंगे। कृष्ण को चिंता ही थी उल्लाहन की, क्योंकि जो सही करना है वो करना है, धर्म की स्थापना करनी है। और इस देश के अंदर इस समय इस देश को, इस सभ्यता को बचाना है, और जो इंटरनल फोर्सेस जो काम कर रही हैं उनके सारे यादों को ध्वस्त करना है। उसमें अगर प्रधानमंत्री अपनी छवि लेकर बैठ जाएंगे तो अटल जी तो अपनी छवि के ही बैठ गए ना, तो सब लोग अपनी अपनी छवि का लेके समय आएगा कि आधार डालेंगे। छवि का आधार खाने लायक नहीं आता, समझ ये बात जो भी करते हैं, लेकिन छवि नहीं आवश्यक है। इस देश के समय एक योद्धा नेतृत्व की आवश्यकता है, जो सजग है, सम्मत है, तो पूरी तरह से जो है मतलब कि कहीं किसी दुविधा से ग्रस्त नहीं है, और वो जानता है कौन क्या खेल खेल रहा है। एक चीज में उसकी नजर है, अपने तगड़े योद्धाओं का पूरा एक समूह बना रखा है, जिसमें इसमें 2 तगड़े योद्धा में साथ नजर आ रहे हैं, हिम्मता बिश्वा शर्मा और योगी जी। ऐसे 2-4-10 ऐसे योद्धा मोदी जी के पास हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि 2024 आप कोई भी ऐसा होगा वो संभालेंगे। लेकिन प्रश्न है कि नेतृत्व ही अगर विधारस बना रहेगा तब समस्या होगी, और अगर छवि का गुलाम बन जाएगा तो समस्या होगी। नेतृत्व को छवि का गुलाम नहीं बनना है, कृष्ण बनना है, धर्म की स्थापना करनी है। आपका मूड है संजय, सुनाई पड़ जी हाँ, हमारी बात। हाँ,
तो जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो उनको माखनचोर कहा गया, हाँ, उनको चितचोर कहा गया, हाँ, उनको रणछोड़ कहा गया, हाँ। लेकिन उनको ऐसे किसी पे अंत नहीं था, क्योंकि एक वो है रणछोड़ हरदम नहीं रहे। कभी-कभी मूवी में रण छोड़ते हैं, मुझे लगता है ठीक है, स्ट्रेटेजिकली ठीक है, लेकिन हरदम रण से भागे नहीं है वो। रण में तो शक्ल लेके दौड़ पड़े, चाबुक लेके भी दौड़ पड़े भीष्म को मारने के लिए। तो ऐसा ही वो रणछोड़ स्ट्रैटेजी ना, उसको काले यम को मारने के लिए उन्होंने एक, जिसको कहते हैं कि उसके साथ में भी एक छल किया था। ये दिखाया कि रणछोड़ है और उस भाग के और गुफा में लिया है और वहाँ पे उसका वध हो गया। तो ये जो है वही वाली बात आपने कही कि बिल्कुल मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। ये छवि आपकी छवि के पीछे भागने से नहीं बनती, आपकी छवि बनती है आपके कार्यों से, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योस्तः कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जब आप योगस्थ होकर कर्म करेंगे तो आपकी छवि तो अपने आप बनेगी, छवि आपके पीछे भागनी चाहिए, आप छवि के पीछे नहीं भागनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पीछे छवि भागती है वो महान कहलाता है, इतिहास उसे महान कहता है, और जो छवि के पीछे भागता है इतिहास उसे भुला देता है। दूसरी बात उसका उदाहरण देख लीजिए ना कि अब उनके सामने तो आ रहा है साथ, जो छवि के चक्कर में लोगों की जो गतियां आई। अब 2004 के अंदर अगर बाहर आ गई रहती मान लीजिए सरकार, तो हमसे इतनी बुरी परिस्थिति नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ और भी सुधार हुआ रहता, लेकिन हमने होती है उसको। इसलिए उस एक्चुअली अभिषेक जो है, अभिषेक का कहा तो उसमें एक कोई है एनालिस्ट है, कुछ बोल रहे थे कि भाई बहुत पैसा दिया गया ये स्कूटी वगैरह के लिए, उन्होंने अनाउंस किया है योगी ने। तो उन्होंने कहा भी इंटरेस्टिंग बात की, मैंने कहा छोड़ो, अगर 50-60 हज़ार करोड़ लग जाता है और उसमें कम से कम सत्ता जो है आप रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, उसके बाद आप सत्ता में आ जाना कोई समस्या नहीं दी जा सकता है। तो ये रणनीतिक सोच हुई है कि आप जो है आप छवि लेंगे अपने जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और इस समय जो देश में सबसे बड़ा उद्देश्य हमें प्राप्त करना है कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, जो इस्लामिस्ट ऑनस्लॉट है और इंटरनल एनिमीज देश के, उन्हें बचाना है, इस सभ्यता को बनाना है। हिंदू सभ्यता की लड़ाई हुई है, अभी कहीं किसी को सजा होगा तो मूरी हो कि ये शुद्ध रूप से सभ्यता की लड़ाई है, और सभ्यता की लड़ाई में पहले भी जीत चुके हैं। उसके अंदर जो अपने लोग हैं उन्हें आप अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जुड़ना होगा, तो जो हिंदू हैं उनको एक होना पड़ेगा। और वही देखिए, मैं पिछली बार भी जब बचा हुई, मैंने कहा कि एक ही कारण इस देश के, अगर मोदी इस चीज को नहीं समझते हैं, बीजेपी का इसको नहीं समझता है, हमारे देश के विचार इसको नहीं समझते हैं, तो उनकी सच में बड़ी भूल है। इस देश की एकता, अखंडता और विकास, आर्थिक विकास और एक आर्थिक दृष्टि से बलशाली देश होने की एक सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो ये है कि इस देश का हिंदू बॉडी पॉलिटिक है वो यूनाइटेड रहे। एक बार वो हिंदू बॉडी पॉलिटिक अगर यूनाइटेड रहेगा, इस देश के विकास को रोक नहीं सकता। इस देश के साथ जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो संबंधों की बात बार होती रहती है, वो संबंध भी बड़े सुंदर और बड़े ही मधुर हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो आप तक इस समय है, आवश्यकता इस देश की ये है कि हम इस हिंदू बॉडी पॉलिटिक को यूनाइट करें। उसके जो भी आपको उपक्रम करने हैं, जो बोलना है, जो करना है, जो भी नियम बनाने हैं, जो भी योजनाएं चलानी वो चलाएं, लेकिन पहला आवश्यकता यह है कि हिंदू बॉडी पॉलिटिक यूनाइटेड। तो इस देश की अखंडता बची रहेगी, इस देश की सभ्यता बची रहेगी, और इस देश के ऐसे कानून बन सकेंगे जो इस देश आगे जाने से आगे होंगे। इस देश की कमजोरियां दूर करेगी यूनिटी जो हिंदू बॉडी पॉलिटिक की, वही गारंटी और गारंटी नहीं है। जब तक कुछ में डिवीजन बना रहेगा संजय जी, हम जो है डेमोक्रेसी का जो सबसे भयंकर पहलू हो सकता है उससे हम लोग शिकार होते रहेंगे। जब अगर एक हिंदू बॉडी पॉलिटिक एक हुई तो वो डेमोक्रेसी जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो नहीं रहेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे देश अंदर होने लगेगा। उसमें हमारी जो माइनॉरिटी मुसलमान नहीं है वो जिहादियों से अपना अलग करेंगे, और हम जिहादियों से निपट लेंगे, उसमें समस्या नहीं है कि मुसलमान भाई भी हमारे साथ प्रेम पूर्वक करेंगे। अब बार सब कहती है कि सलमान भाई जो है हमारी डीएनए से आए, सब हमारे भाई बहन है, तो हमारे बड़े प्रेम सब लोग रहेंगे। लेकिन हिंदू बॉडी पॉलिटिक को यूनाइट करना बहुत जरूरी है। और देश के जितने सब शत्रु हैं, अंदर के शत्रु, बाहर के शत्रु, इनके जो पॉलिटिकल एनिमी है, इनके राजनीतिक शत्रु हैं, उनका लगातार निरंतर एक ही प्रयास है कि हिंदू बॉडी पॉलिटिक को यूनाइट नहीं होने देना है। और उनकी रणनीति इतनी स्पष्ट होती है कि उसके लिए हम लोगों को बैठ के यहाँ विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है संजय। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, कितनी बार विश्लेषण हो चुकी है। इसके बाद भी आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं और अनायास ऐसे नारे लाने लगते हैं, इनका यथार्थ से लेना देना नहीं है, तो काम नहीं होने वाला। यथार्थ को स्वीकार करके चलने वाला एक हिंमत जो नेता है, वो जो परिणाम दे सकता है, 33% मुस्लिम आबादी जहाँ है असम के अंदर, असम को बचा के रख सकता है, तो वैसे ही बंगाल में भी आप बंगाल बचा सकते हैं अगर आप रणनीति करें। बंगाल में 26% है, उससे भी कर पाए। वो कह रहा हूं, उस बार हिमंता विश्व शर्मा खुद ही कहा था 26%, लेकिन स्थिति और भी शर्मा बंगाल के अंदर तो नेतृत्व हम बनने जाए, तो उसमें 26% जो है वो 50% से ऊपर चला जा रहा है। इसलिए वहां पर इसकी ऐसी बनती करते हैं, आप नहीं बोल सकते कहीं जाइए, कलकत्ता वगैरह साल आम बंगाली हिंदू हैं। अब यहाँ तो ना दे दिया गया, देखिए वही तो हरा दिया गया 2% मारवाड़ियों का नाक जमीन रगड़ने के लिए। बंगाली हिंदू जो है, बंगाल कलकत्ते जो है, वो लोग कहने लगे भाई तो जो ठीक मारवाड़ियों को सबक दिखाते हैं, मारवाड़ियों ने वहां की इकोनॉमी को खड़ा हुआ है, वो मारवाड़ी नहीं रहे, वो बंगाली है। और शायद बंगालियों से तो बंगाली बोल रहे होंगे, सब बंगाली बाहर का बच्चा का भी अच्छा खा गया होगा, लेकिन ये खेल दिया गया, हिंदू बॉडी पॉलिटिक डिवाइड कर दिया गया। जबकि जो उसके अंदर एलिमेंट्स है अब आ रहा है ना, जैसे बार बार लोग बोलते थे ना, वहां बीजेपी के तमाम इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया,
कि जैसे कि उन्होंने कहा कि दुर्गा एक जो इसका था प्रशांत किशोर का जो खेल शुरू हुआ कि सब हम तो दुर्गा पूजा करते हैं, राम पूजा नहीं करते हैं। वहां पे पकाने वाले यहाँ बंगाली भाई बहनों को कि राम जो है वो जो दुर्गा पूजा आप करते हैं वहां बंगाल के अंदर, वो दुर्गा पूजा जो है उस दुर्गा पूजा का जन्म राम ने किया। जब लड़ने के लिए गए से राम से, तो युद्ध क्षेत्र के अंदर उन्होंने दुर्गा को इन्वोक किया। वो समय ही था दुर्गा के इन्वोकेशन काल के, उन्होंने दुर्गा पूजा का दुर्गा को इन्वोक किया, दुर्गा पूजा की वहां पे। उसके आधार पे बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा हुई है। बंगाल के अंदर राम कथा जो है सबसे प्रचलित रही है। सारा वैष्णव मूवमेंट जो है बंगाल जो उसकी भूमि रहा है। अब ये सारी चीजों को हमने बुला दिया है, बंगालियों ने बुला दिया के कारणों से, लेकिन ये सारी चीजें हमको लाना पड़ेगा, हमने कहना पड़ेगा आप भारत का हिस्सा है और क्या एक बहिर्गत और ये चल रहा है। देखिए आप तो पंजाब के अंदर बहिर्गत शुरू हो गया, वो सुना ही आपने शायद। मैं भी आया उसके ऊपर, मैंने रिकॉर्ड किया एक मिनट का शॉट चवन्नी के ऊपर, चनी के ऊपर। हाँ, चली तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है दर्शन गुरु को जो है वो बार-बार बता रहे हैं अपना साहित्य जो है वो भूल गए वो बिल्कुल। ये मूर्ख है, ये नहीं जानते कि वो पूरी की पूरी गुरु ग्रंथ साहब जो है वो भी पंजाबी नहीं है, वो सब कड़ी भाषा में है। और गुरु गोविंद सिंह जी के तो सारे शब्द जो है वो सब्ज भाषा में। ये इनको अब वो चवन्नी है तो क्या किया है, वो कहते हैं कि चवन्नी दो तरफ से चलती है। तो एक मैं आपकी बात थोड़ी सी इसको फिर से इसको मजबूती देते हुए, एक जो भी आपने बातें कही निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता है, और उसके जैसे हेमंत बिश्व शर्मा जिनका हमने आज प्रकरण लिया, उनमें जो वैचारिक स्पष्टता न केवल मुस्लिम प्रश्न, उनमें वैचारिक स्पष्टता भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भी दिखाई देती है, भारतीय संस्कृति के प्रतीकों के प्रति दिखाई देती है, और वो एक रणनीतिक समझ भी है कि किस तरह से जो हिंदुओं की इकोनॉमी है उनको इनके हाथ में जैसे बचाया जाए। जैसा कि उन्होंने 5 किलोमीटर वाला मंदिरों के 5 किलोमीटर वाला जो बैन लगा के और उसके बाद लोगों को कहा कि और मंदिर बनाओ। ये एक वैचारिक आंदोलन जो है वो विचारकों को प्रश्रय देना पड़ेगा। अगर आप प्रश्रय न भी है तो कम से कम जो विचार इस समय इंटरनेट के कारण चारों तरफ उपलब्ध है, उन विचारों को अंगीकार तो शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। जिनको विचार को अंगीकार भी कर लें तो समस्या का समाधान मुझे लगता है कि 70-80% हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा संजय जी। देखिए मैं जेपी संघ परंपरा से मिली हुई है, मैं किसी से जुड़ रहा हूँ। संघ सारे लोग आपके कार्यक्रम में रहते हैं, फैजी वगैरह सारे लोग आते रहते हैं। एक परिस्थिति आती थी पहले के युग में, जिसके अंदर जो है संघ के प्रचारक जो है वो अच्छे जहाँ भी अच्छे विचारक मिलते थे। अब चूंकि उदाहरण एक नजी का उससे दिया गया था शंकर जी द्वारा, लेकिन मैं उससे भी मेरा जो अनुभव रहा है वो बिल्कुल थोड़ा लग रहा है। जैसे कि जो पहली पुस्तक संघ की शाखा में और तरसी शिशु मंदिर में भी जब भी कोई बात करता था AIT थ्योरी की, तो संघ ने ही सबसे पहले शुरू में ही कहना शुरू किया कि हमको स्वीकार नहीं करते, ये मानना शुरू किया उन्होंने। इसके बाद पहली पुस्तक में एक कंपाइलेशन निकाला, और जितने भी उस समय हिस्टोरियंस थे, बड़े हिस्टोरियंस, सारे लोग जो संपत्ति देते थे विद्यार्थी परिषद सबके लोग देते ही लोग ही देते हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत अनुभव भी रहे होंगे, कभी एक ही छात्र जुड़े सारे लोग उनके बीच में आपस में टकराव हो सकता है, लेकिन संघ लोगों के पास रहता था, इन लोगों को जोड़ा है। जैसे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो उसमें अगर स्वामी चिन्मयानंद जी जुड़े थे हुए संघ शाखा के पट थे नहीं, लेकिन गुरु जी समय उन्होंने पाया को जोड़ा। वैसे का शमशाद मुखर्जी को लेके जनसंघ को करने के लिए वहां हुआ कि हम खड़े आप पीछे, और जो जनसंघ की स्थापना हुई उसमें भी उद्देश्य था जो ये सारे लोग अलग क्षेत्रों में है, क्षेत्रों में उनको जोड़ा जाए, तो विचारक उनको जोड़ा जाए, इतिहास में उनको जोड़ा जाए, एडमिशन सबको जोड़ा जाए। और मैं बता रहा हूँ आपसे परंपरा ये हुआ करती थी, कहीं ब्रिलियंट कोई दिमाग कहीं नजर आ रहा है, कोई अच्छा बोलने वाला है, अच्छा सोचने वाला है, तो उसको संघ प्लेटफॉर्म देता, ये परंपरा हुआ करती थी और ये ऐसे चल रहा। ये बात के थोड़ी स्थितियां बदली, जिसके अंदर ऐसा हुआ है जब थोड़ा सा सत्ता में आने के बाद उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो कमियां आई हैं वो आए हैं कि इसके अंदर आपने ये आदत ही छोड़ दी, आप अपने लोगों को लोग अयोग्य हैं उनको भी आगे लेके बढ़ा देते हैं। अब आप कल्पना करिए कि मान लीजिए कोई लॉ कमीशन के अंदर चर्चा हो रही है, कोई चीज संविधान के दृष्टिकोण से, इसके दृष्टिकोण से, आप क्या यंग लॉयर्स हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने इतने काम कर लिया है, इतनी कम उम्र के अंदर इन्होंने अध्ययन कर लिया है, आपके खुद के वकील कर रहा है उतना अध्ययन, जैसे डीकॉलोनाइजेशन को रेफरेंस दिया प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर, तो उन सारे विषयों को इतना गहन चिंतन सबने कर लिया है, उस गहन चिंतन का उपयोग तो कर ही सकते हैं, उनके गहन चिंतन का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप जो बाकी और भी चिंतक बैठे हुए हैं, उन चिंतक लोगों से जो थोड़ा बहुत बोल देंगे, 1-2 लाइन देंगे, आप उसके ऊपर थोड़ा सा 4 वर्ष कर लेंगे। तो ये जो लंग्स है, जो आपके पास सारा जो टैलेंट, हिंदू समाज का सारा टैलेंट है, उसका बांध के उसका उपयोग करते हुए चले तो आप ही लाभ हो। नेतृत्व हमारे यहाँ मैनेजमेंट में जो करते हैं सबसे बड़ी क्षमता जो नेतृत्व की मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण जाना जा रहा है कि आप सही व्यक्तियों को चुने और उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको आगे बढ़ाएं। अच्छा नेतृत्व यही करता है, और यही वार्ता पहले संघ में बता रहा हूँ, यही परंपरा हुआ करती थी, वो परंपरा धीरे धीरे जो है वो कम हुई। इसीलिए उस दिन आपसे कहा था, मैं तो अपेक्षा करता कि संघ प्रमुख जो है आप सारे लोगों को एक साथ लाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और नए प्लेटफॉर्म्स जो है वो खड़े होंगे, इसमें सब लोग एक यूनाइटेड तरीके से एक साथ मिलजुल के बात जेनरली और फोर्सफुली अपनी बातें आगे बढ़ाएंगे, जिस क्षेत्र में भी उठाना। जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, राजीव मल्होत्रा वो अच्छा इनपुट देते हैं, उन्होंने उसको विचार किया, आप उस क्षेत्र से आए हुए हैं, तो उन्हीं विचारों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को आप मिला देते हैं इनसे, वो ब्यूरोक्रेट तो करेगा आपके विचारों का उपयोग,
वो अपने टफ कोई पता नहीं पहुंचा रहा है। अगर आपके विचार ले जाए, मान लीजिए है वो अपनी किताब भेज दें प्रधानमंत्री को पढ़ने के लिए और किरण रिजिजू को पढ़ने के लिए, तो पढ़ेंगे क्या उसको? उनको लगे हमसे गानी अगर हो गया तो समस्या है, ये नहीं हुआ था पहले। हमसे गानी अगर है ज्यादा तो फिर हमारे लिए समस्या नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। और अब देश वगैरह सुने, बाकी भी जो विचारक हैं सुने, तो आपको लग जाएगा ना कि वो सुब्रमण्यम स्वामी कैटेगरी नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट वाले लोग हैं, ये लोग सही में कंसर्न है, इनकी चिंताएं जो है बहुत ही रियल है, स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, वो समझ रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जैसे आ रहा है कभी साइड पर, तो उस दिन मुलाकात हुई थी जी साइड से मुंबई में, तो मैंने उसे कहा कि पढ़िए, गुरु ने उस पर लिखा, गुरु ने नहीं स्वीकार किया। तो कंसर्न हैं जे दीपक के और आप सारे लोग के भी उसी के बारे में, तो सारे कंसर्न गुरु के भी कि हमारा समाज, और देखिए गुरु जी ने उस समय जब हिंदू वोट लाया उसके सारे लोगों ने विरोध किया, ऐसा था कि आप हिंदुओं के बारे में क्यों बनाया, आप हिंदुओं के पीछे होकर पड़े हुए। और ही समस्या हम सब लोगों को आज भी हो रही है कि हिंदुओं के ऊपर पीछे ही पढ़ा रहे हैं चीज बारे में। उससे चर्चा हो रही थी टाइम्स नाउ पे, उस बड़ा प्रोजेक्टली दीपक ने बात रखा कि तो इसमें परेशान है जो यूसी से होगा वो ऐसा नहीं मान लेंगे, क्योंकि पूरा जो इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है कि तुम घूम फिर के हिंदुओं में गाली कर जाएगा, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे बाकी एस्टैब्लिशमेंट हो, वही को घेरेगा। और ये बात जो गुरु कहा गया अपने इंटरव्यू में उन्होंने दिया था, उसमें कहा गया नहीं, हमारा बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, उस डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करते हुए ही कोई भी अगर कोई बांध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारे अध्ययन की चीजें हैं, उस क्षेत्र के अंदर अध्ययन हो सकता है। 7 साल अगर आपने वेस्ट किए तो आगे आने वाले 2 साल तो वेस्ट करें, एक समय ऐसा आएगा कि वहां भी आपको एक विचार वैचारिक आधार इतना तगड़ा मिल जाएगा कि आप और भी दमखम के साथ ये जो सिविलाइजेशनल वॉर है, जो सभ्यता की लड़ाई है, उसको आप लड़ सके। तो ये अपेक्षा तो है कि ये अच्छा आप लोग के मैं दर्शकों से अनुरोध कर लूं कि आप प्रश्न पूछना आरंभ कर लें, और मैं यूजीसी पे एक आपको कमेंट देता हूँ। मैं कई वर्ष पहले 3-4 जब उसी की बात चली थी और मैं उसमें एक आर्टिकल लिखा था, और उसका जो हेडिंग आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट वन सिविल कोड। और ये बात आज की नहीं है, ये जब यूसीसी पर चर्चा हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उस समय भी डॉक्टर अम्बेडकर ने, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने, और मेरे ख्याल से वो अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर ने, ये सब लोग उसके ऊपर बोले हैं। और उसमें ये कहा गया है कि भाई तुम्हारे मुस्लिमों के लिए, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुस्लिमों की सारी जगह प्रथाएं अलग अलग थी, और तुम्हारे लोगों ने जबरदस्ती मिलकर ये 1937 एक्ट बनवाया और उनको पूरी तरह से मुल्लाओं के नीचे ला दिया। अब दुर्भाग्य ये कि हमारे आर्टिकल 372 में हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने उसी कानून को ऐसा कैसा अडॉप्ट कर लिया। अब आप ये देखिए कि एनडब्ल्यूएफपी में ट्राइबल लॉ चलता था, मेवात में हिंदू लॉ चलता था, इनके आपके मलाबार में जो उनका मेट्रियार्कल लॉ था वो चलता था। सब जगह पूरी डाइवर्सिटी थी मुसलमानों में। 37 में ये कानून लाके और उनको जो है वो मुल्लाओं के नीचे ला दिया गया। तो मुल्ला तो एक अलग स्टेट, एक पाकिस्तान अलग से चला ही रहे हैं शरीयत के अंतर। और ये सीधी चीज जो है ये समझ नहीं आई, समझाते लग गए। बट भेजो मैं आपको, आप पढ़िए उसको। तो उसमें जो मुसलमान जिन आप देने की बात कर रहे हैं उससे तो सबको पता था, तुमको आपने अपनी ट्राइबल जड़ें हैं, जो कि अपनी जो नेटिव जड़ें हैं, वहां से आप काट दिया उसको, नकेल काट दिया। फिर नेहरू को जो करना वो नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं? मैं बार बार ये कहता हूँ, जैसे इन्होंने पॉपुलेशन की बात की, कई पॉपुलेशन, मैं कहा यार हिंदुओं के अगेंस्ट में पड़े जाके, समझते तो नहीं। दोस्त ये कानून पास करने के बाद उसको नोटिफाई करवा रहे हैं, वो पॉपुलेशन लागू करें, आप कर लागू कर दे। और अभी भी जो डेमोग्राफी जो है हमारी बलात् नहीं हुई है, उसका कारण हमारी पूरी पूरी रूरल पॉपुलेशन है जो बैलेंस हुए, वरना तो पत्नी का डेमोग्राफिक लाभ किया होता, उसके ऊपर लागू जाएगी, इधर नहीं लागू होगी। आप ये देखिए सारा कन्फ्यूजन शारदा एक्ट में जो चले मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें क्या समस्या है? उसमें यही समस्या आती है कि उसके ऊपर आ जाता है कि साहब नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है शरीयत एक्ट में, तो वो लागू होगा, ये लागू होगा, कई सारे डिसीजन लगे। आज तक आप उसको तो अमेंड कर नहीं पाए। कई जो आपका आपने अमेंडमेंट किया 2006 में, उसमें नया एक्ट लाया आप चाइल्ड मैरिज के ऊपर, उसमें भी आप ये नहीं ला पाए कि ये जो है ये सारे पर्सनल लॉ से ऊपर होगा। तो ये समझ जो है वो मुझे लगता है कि पब्लिक को जागरूक बनाने की भी आवश्यकता है कि वो चीज़ को समझे और ब्लाइंडली जो है इस तरह की बात ना करें। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ये समझ जो है निश्चित रूप से हिम्मत विश्व समाज जैसे लोगों में है। आइए अब हम प्रश्नों को लेते हैं। Adventure time, BJP के अंदर Bengal affiliation is not carried out under residence rule. Say was advised for 2021. Now only Shubhendu Da is fighting. I totally agree with this, सर जी। ये मैं और इन लोगों दिमाग में रहता है कि सिंपली वोट हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल के नहीं, सिंपली वोट नहीं होगा। लोग जानते हैं बंगाल के परिस्थिति, अगर लोगों ने, मैं बता रहा हूँ आपसे 2021 का उन्होंने चुनाव जीता हुआ चुनाव रहा है अपनी मुताबिक का, वो हारने वाला चुनाव नहीं था, और क्योंकि जनता तैयार थी पूरी तरह से, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेटजी और आपने अपने आप को आगे रख दिया उस चुनाव के अंदर, आपने अपने लोकल लीडर्स को आगे नहीं रखते चुनाव लड़ा, ये गलती सबसे बड़ी। और दूसरी गलती ये थी प्रेसिडेंट रूल लगा के करना था, आपने नहीं किया। आप कहीं ब्रिटिश जो है आप गले हट बनते अटक गया, और आप गले हड्डी नहीं, उसके बाद जो आपके कार्यकर्ताओं के गले फांसी बन गया, और आज उस बारे में एक शब्द आपके मुंह से नहीं भरे हुआ।
जी, आज तक एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुरा नंदी व्हाई कॉल दिस गाय राहुल गांधी एंड नॉट राहुल गांधी द गन्स ऑफ अरे भाई गांधी जी अडॉप्ट कर लिया था उसको, उसने अपना नाम दिया था। द डिफरेंस कैन बी मेड क्लियर बाय जस्ट समथिंग लाइक खिलाफत एंड खलीफा। देखिए खिलाफत तो खिलाफत ही है, और खलीफत हिंदी लोग कहते हैं, वो अपना उसका हिंदी करते हैं उसे। नाम तो उसका खिलाफा ही है, अरबिक में खिलाफा, उर्दू में खिलाफत। उर्दू पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी ये है क्योंकि फिरोज गांधी को गांधी जी ने अडॉप्ट किया था और उसको अपना सर नहीं दिया। ये एक छोटा सा फैक्ट है, इसे याद रखें। नाम राहुल गांधी और पप्पू सफर नहीं पता है, उनके करना है वो ध्यान देने वाले हैं उसके हिसाब से। हाँ, अब तो आपको साथ पी आ गई। बताइए और ताली आ रही है, वो बोल रहा है चलिए ताली आ रही है यहाँ पे, अभी तो बताइए। अरे कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है। Gaurav Singh, on implementation of CA shows duplicity of Modi. He has also abundant supporters in West Bengal. Is Modi Kalanemi? I don't agree with that, but then whatever is not happening on CA is regrettable. And what's the reason for that? If there's any strategy behind, I'm aware. 10 dimensional, sir, 10 dimensional. हमारी समझ में नहीं आता। 10-dimensional chess. But I don't think it's Kalani. But जी प्रताप रामचंद्र होता है कि वो का चुप आज रहे बलवाना वाली याद दिल नहीं पे कभी, इस तरह की बात भूल गए हो, भूल जाते हैं ना भूल जाते Jamun हैं। Assam has resisted Islamic barbarism fiercely. Dr. Hemant Biswa Sharma is imbibed spirit, so be positive, serious. Thank you, Yes. Praj. Yes, he, I mean, distinct him is a treat, and he is so clear-headed, no confusion of any kind. And I particularly like the way, with a very smiling face, he tells hard and harsh reality. Nobody can even, take umbrage with that. That's the beauty of the vision. And he's so clear-headed, nothing, no doubts, no duvidha, kuch nahi. Hats off to him. I hope we have to like him. 72 Virgin Ghosts. Keep up good work, JD. Thank you. Rahul Kulkarni, if Modi dismisses West Bengal government was guaranteed attempts he won't return power. Larger issue is Okam in Bengali Hindu society. That opportunity is gone. That was be done before the election. At that time, Modi kind of interfered. Because once the election is announced, you get the president's rule in, then there is no case for reinstating, restoring the government. No, they're not being guaranteed for anything. They're not being guaranteed for anything. Decisive leader is decisive leader. And whatever is facing you in the truth which is there, reality, the ground reality is there, the kind of seats that have been sown in Bengal soil, the leader has to take action. Doesn't matter if it will be successful or not, but he has to take action in the interest of our nation. So it doesn't really matter. You have to take a decision. Leadership means that, being decisive. You never know the future, but you have to take your decision, you have to act. And that's what has been missing there. When you see somebody being killed, your worker being killed, hanged there, so anybody should be getting outraged, should be so outraged about it. And you don't see that outrage from the leader's mouth. That surprises me and shocks me and saddens me. That's a big problem. पोपट में सावरकर और गुटसी को भारत रत्न के लिबरल और हेटेडों को जिंदा लाश बना दो। Anyway, सावरकर जी भारत रत्न है, भारत रत्न देना उससे। next. मुकुंद हिंदुओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा, हिंदुओं में आप नास्तिकता को नष्ट करना होगा, मंदिरों में ठोक पैसा हिंदू हित में लगाना होगा। तो वो मंदिर तो नहीं कर रहे हैं ना, 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए, मंदिर वहीं के वहीं 8 साल हो जाएंगे कुछ दिनों। उसके पहले हिंदुओं को सड़क पे उतरना होगा, अपनी एकजुटता दिखानी होगी, तब सब कुछ होगा। लेकिन नास्तिकता का उस इशू का थोड़ा सा मेरा इनसे अलग विचार है, लेकिन मैं उस बारे में ये समय चिंता नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट पारुल सक्सेना जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। के रघु जी आपको धन्यवाद। शिवाजी जी आपको धन्यवाद। जसविंदर चौहान जी आपको भी धन्यवाद। अजय खिरदीक्षित जी, फर्स्ट महाभारत और गीता इट इज क्लियरली स्टेटेड देयर इज नथिंग रॉन्ग टेकिंग अनफेयर वेज टू फिनिश द इविल। यस, इट्स नॉट वो महाभारत में नहीं है, वो जो चाणक्य नीति सारी नीति है, जो अगर देश के शत्रु हैं उनसे पर्टिकुलरली जो कुछ भी करना है किया जाएगा। उसके अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मॉरलिटी वो भूल जाइए, उससे फर्क पड़ता है। आप एक नियत कर्म है, आपका काम है कि देश के शत्रुओं से निपटे। और महाभारत पूरी पढ़े तो उसको सारे सूत्र ही दे दिए गए, उसमें बीच बड़ी चर्चा करते हैं सारे विषयों के बारे में। आप रणनीति बात कर रहे थे उस दिन संजय जी बिल्कुल। और इसमें तो जब वाली का किया भगवान राम ने, तो वाली ने पूछा है कि आप मुझे क्यों मारा, तुमने क्या कहा? अनुज वधु भगिनी सुतरी न दृश्य विलोक तारी, अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुनि सठ कन्या सब एक चारी, न एक दृष्टि विलोकत जोई ताई बदे क्षुपापन होई। अब कहा ना 800 साल तक जो हिंदुओं के साथ किया गया है संजय जी, उसके बाद हिंदू कुछ भी करें, कितने भी गलत उपक्रमों का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता में रहे, फिर भी वो पाप नहीं माना जाएगा। जो पाप उन्होंने भुगता है, जो अन्याय उन्होंने भुगता है, अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, उसके बाद उनके पास एक्सक्यूज है, जो चाहे वो करे, वो वैलिड है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ नहीं धार्मिकता हुई है कि तो धर्म को रिस्टैब्लिश करना है, उसमें तो सब जायज है। जी मनीष जी का सर यूपी में हिंदुओं की कम वोटिंग प्रतिशत से मुझे तो बहल रहा है, कम वोटिंग प्रतिशत हुआ नहीं है, आपको क्यों बहल रहा है?
1-2% से कोई अंतर पड़ता नहीं है। पहले राउंड में 62.44% की वोटिंग हुई है, पिछली बार 63.5 थी, तो 1% में इनाम है क्यों है आपको एक चीज़। और दूसरे में अभी तक वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा तो 64.5 चला था। उस आधा % से भी अंतर है। और इसमें अभी जो है वो जो आपके पोस्टल बैलेट है वो शामिल नहीं है। तो भाई साहब आप इतना मत डरिए, ये बिल्कुल उतना ही हुआ है जितना पिछली बार था। और आगे राउंड में किसमें कम हो जाएगा, किसमें ज़्यादा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का परम-प्रतिशत नहीं है। इसलिए ये है जो आपका भय ये अन्यथा है। विल्ची वेंकट सुब्रमण्य चंद्र किरण जी धन्यवाद आपको, आपको बहुत धन्यवाद। नोबडी कुड सजेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर हिस्ट्री पीएचडी। हुँ। मैं तो कहीं से कोई हिस्टोरियन अपने जो जानना चाहें वो जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में वहाँ भेज दिया जाए इनको। जी हाँ, जो आप इसमें मुझे शो करना पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी रेकमेंड करूँ। हाँ, तो आप बताइए, आपको ये बताना चाहिए लोगों को कौन जी, कहाँ जी, है। जी। नमस्कार विजनों प्रणाम। अम का तो उद्धार हो गया, अम का तो उद्धार हो गया, लेकिन बंगाल को हम कैसे बचाएँ? सिर्फ टिप्पणी मत कीजिए, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। एक प्रिस्क्रिप्शन मैं दे सकता हूँ। हेमंत शर्मा को वहाँ का इंचार्ज अपॉइंट कर दो। हाँ, इसको बहुत सुंदर है। और इसके लिए इधर आप लोग जो है आंदोलन करें बंगाल वाले कि सब हमको हेमंत बिश्व शर्मा इंचार्ज चाहिए यहाँ का। इवन मैं- चीफ मिनिस्टर। मैंने तो इसके ऊपर अपने वर्डप्रेस वाले में एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, लेकिन उसमें कई मैंने 20-25-30 पॉइंट दिए हैं। अरिंदम का मैं कोच हूँ, कहीं कहीं होगा ही, चाहे मैं तो मैं उसका लिंक उनको दे दूंगा। हाँ, नहीं तो आप कहाँ लिंक चाह रहे हैं वो भेज दीजिए, नहीं तो हम आप आर्टिकल आप हमें दीजिए, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको भेजूंगा, उसका लिंक मैं भेज देता हूँ। जी, डिस्क्रिप्शन डाल दें। इसी के साथ ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और राजेश को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.